बहुत समय पहले की बात है। किशनपुर गांव में सभी गांव वाले हंसी खुशी से रह रहे थे। उन गांव वालों की खुशी का एक कारण था, वो था सुरेश। सुरेश एक साबुन की फैक्ट्री का मालिक था। सुरेश की फैक्ट्री में 100 से ज्यादा गांव वाले काम किया करते थे। सुरेश एक बहुत ही अच्छा और नेक दिल का आदमी था। सुरेश अपने हर एक वर्कर से बहुत अच्छे से बात करता और उन्हें समय पर तनख्वाह भी दिया करता था। सुरेश अपने सभी वर्कर्स का ध्यान रखा करता था। और शर्मा जी, जरा अपनी सेहत का ध्यान रखा कीजिए, दिन प्रतिदिन पतले होते जा रहे हैं। अगर कोई टेंशन वाली बात है तो मुझे बताइए, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मालिक, अगले सप्ताह बेटी की शादी है और मेरे पास अभी तक दहेज के लिए रुपए जमा नहीं हुए हैं। मुझे जल्दी ही 50,000 रुपए की जरूरत है। मैं इतनी बड़ी रकम आपसे नहीं मांगना चाहता था, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया था। अरे भाई शर्मा जी, इसमें छिपाने वाली क्या बात थी? आप मेरे यहाँ पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं। मैं आपकी इतनी सी मदद तो कर ही सकता हूँ। आखिर तुम्हारी बेटी और मेरी बेटी में कोई फर्क है क्या? ये लो, ये 50,000 का चेक तुम रख लो और बैंक से पैसे निकाल लेना। और हाँ, शादी के दौरान जितने दिन की छुट्टी चाहिए ले लेना। ये सुनकर शर्मा को बहुत खुशी होती है और वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। इसी तरह सुरेश रोजाना किसी न किसी की मदद किया करता था। सुरेश की फैक्ट्री के बाहर ही सुरेश का एक मुफ्त ढाबा भी चल रहा था, जहाँ वो गरीब और अनाथ लोगों को मुफ्त खाना खिलाया करता था। ये सब देखकर गांव के साहूकार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि उनके होते हुए सब मदद मांगने सुरेश के पास जाएं। इस बात से चिढ़कर सेठ धनीराम सुरेश को बर्बाद करने का फैसला करता है। धनीराम अपने आदमियों को बुलाकर उनको एक गुप्त प्लान बताता है। तुम सब मेरी बातों को अच्छे से समझ गए हो ना? अगर तुम इस प्लान में कामयाब हुए तो मैं तुम सभी को 50,000 रुपए दूंगा। मालिक, 50,000 रुपए के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद वो सभी सुरेश की फैक्ट्री से कुछ साबुन खरीद लेते हैं। घर आकर वे लोग उन साबुन में एक केमिकल मिला देते हैं और गरीब लोगों को बांट देते हैं। गरीब लोग जब वो साबुन लगाते हैं तब उनके पूरे शरीर में खुजली होने लगती है और उनके चेहरे पर दाने भी हो जाते हैं। ये देखकर सभी को सुरेश पर बहुत गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ सेठ के आदमी गांव में सुरेश के साबुन के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाने लगते हैं। अब धीरे धीरे सुरेश की फैक्ट्री चलना बंद हो जाती है और उसे कोई साबुन नहीं खरीदता। सुना तुमने, सुरेश की फैक्ट्री के साबुन लगाकर लोग बीमार पड़ रहे हैं। हाँ, सुना तो मैंने भी है, परंतु ये सुरेश तो बहुत अच्छा आदमी लगता था। परंतु पता नहीं अब ये साबुन में क्या मिलावट कर रहा है जो लोग बीमार पड़ रहे हैं। और लगता है ये वो जल्दी अमीर होने के लिए कर रहा होगा, इसीलिए उसके साबुन में कमी आने लगी। इस तरह कुछ दिनों बाद सुरेश की फैक्ट्री पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। अंत में पुलिस वाले आकर सुरेश पर कार्रवाई करते हैं और उसे फैक्ट्री जल्द बंद करने के लिए कहते हैं। उस दिन के बाद सुरेश बहुत निराश रहने लगा और वो घर पर ही रहने लगा। सुरेश की गांव में इतनी बदनामी हो चुकी थी कि वो घर से बाहर ही नहीं निकलता था। तभी सुरेश की पत्नी सुरेश से कहती है, अरे कोमल के पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। लगता है हमारे कारोबार पर किसी की बुरी नजर पड़ गई है। भगवान ने चाहा तो हमारी किस्मत एक बार फिर से चमकेगी। इसी तरह कुछ दिन और निकल जाते हैं और अब सुरेश के पास उसका घर बेचने की नौबत आ जाती है। सुरेश की बेटी कोमल और पत्नी भूख से तड़प रहे होते हैं। ये देखकर सुरेश मंदिर जाता है और कहता है, हे भगवान, ये कैसे दिन आ गए हैं। हमारे घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है। इस तरह तो मेरी बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। भगवान प्लीज मेरी मदद कीजिए। पूरे गांव वाले हमसे गुस्सा है और कोई हमें खाने के लिए रोटी भी नहीं देता, परंतु मुझे ही कुछ करना होगा। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए। इतना कहकर सुरेश मंदिर के बाहर चला जाता है। सुरेश पास वाले जंगल से गुजर रहा होता है कि तभी उसे एक रोने की आवाज सुनाई देती है। पानी, पानी, कोई मुझे पानी दे दो। क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? मैं प्यास से तड़प रहा हूँ, मेरी मदद कीजिए। ये सुनकर सुरेश इधर उधर देखने लगता है। अरे ये किसकी आवाज है? कोई मदद की गुहार लगा रहा है। मुझे कुछ पानी पानी सुनाई दे रहा है, परंतु यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कौन मदद मांग रहा है? कौन है? कौन है यहाँ? मैं हूँ, मैं पेड़ बोल रहा हूँ। तभी सुरेश को वो पेड़ दिखाई दे जाता है।
सुरेश जल्दी से दौड़कर उस पेड़ के पास जाता है। वो पेड़ बहुत ही सूखा होता है, उसके एक भी पत्ते नहीं होते। अरे ये पेड़ बोल सकता है और ये मुझे क्यों आवाज दे रहा है? पेड़ भी कभी बोलते हैं क्या? हाँ, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। ये बहुत समय पहले की बात है। पहले मैं भी एक बहुत ही महान पेड़ हुआ करता था। मेरे ऊपर सोने की पत्तियां आया करती थी और मैं सोने का पेड़ था। परंतु एक बार मैंने एक परी से बुरा बर्ताव किया और उसी दिन से मेरी शक्तियां खत्म हो गई और परी ने मुझे कुरूप बना दिया। मैं पिछले कई सालों से प्यास से तड़प रहा हूँ, परंतु मुझे आज तक कोई नहीं ईमानदार व्यक्ति मिला। तुम बहुत ही नेक और ईमानदार हो, जिस वजह से तुम मेरी आवाज को सुन पाए। हर कोई मानव मेरी आवाज नहीं सुन सकता। मुझे परी ने श्राप दिया था कि जब तक कोई भला मनुष्य मेरी जड़ों में पानी नहीं डालेगा, मैं पहले की तरह हरा भरा नहीं रहूंगा और इसी तरह पानी के लिए तड़पता रहूंगा। पास की नदी से अगर तुम पानी लाकर मेरी जड़ों में डाल दोगे तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। मुझे तुम्हारी ये कहानी सुनकर बड़ा दुख हुआ, परंतु तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी मदद करता हूँ। इसके बाद सुरेश तुरंत पास के गांव में जाता है और वहाँ से पानी भरकर पेड़ के पास ले आता है। सुरेश के पेड़ पर पानी डालते ही वो पेड़ जादू से सोने का पेड़ बन जाता है। ये देखकर सुरेश भी हैरान हो जाता है। धन्यवाद बेटा, तुमने आज मुझे श्राप से मुक्त कर दिया और मैं पहले जैसा सुनहरा पेड़ बन पाया। बेटा, मुझे श्राप के साथ साथ एक वरदान भी मिला था कि जो कोई भी मेरी मदद करेगा मैं उसकी एक इच्छा पूरी कर पाऊंगा। बताओ बेटा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा। इसके बाद सुरेश पेड़ को अपनी सारी कहानी सुनाता है, जिसे सुनकर पेड़ सुरेश को ढेर सारे सोने के सिक्के देता है। ये लो बेटा, ये सोना चांदी तुम ले जाओ। इसकी वजह से तुम नया कारोबार शुरू करना और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने सभी गांव वालों के फोन में एक वीडियो भेजा है जिसकी मदद से सभी गांव वाले तुमसे प्यार करने लगेंगे। ये लो मोबाइल फोन, तुम भी देख लो। इसके बाद सुरेश देखता है कि सेठ धनीराम के आदमी उसके साबुन में कुछ मिलाकर गांव वालों को बांट रहे हैं। ये देखकर सुरेश को सब समझ आ जाता है। सुरेश पेड़ का धन्यवाद देकर सोना चांदी अपने साथ घर ले आता है। इस तरह गांव वाले सेठ के आदमियों को सजा देते हैं और उस दिन के बाद पेड़ के दिए हुए सोने चांदी की मदद से सुरेश के जीवन में खुशियाँ वापस आ जाती है और वो अपने आगे का जीवन हंसी खुशी से बिताता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि कहानी अच्छी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।